नमस्कार, RAS लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम भारतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी नाटक के बारे में जानेंगे। तो हम पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु उनकी उपाधि थी। भारतीय नवजीवन के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। उन्होंने हरिश्चंद्रिका, कविवचन सुधा और बाल बोधनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। तो अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित मौलिक नाटक अंधेर नगरी का प्रकाशन सन 1881 में हुआ था। अंधेर नगरी एक व्यंग्य प्रधान प्रहसन है जिसमें कुल 6 अंक हैं। अंधेर नगरी नाटक के पात्र हैं महंत जी, गोवर्धन दास, नारायण दास जो कि महंत जी के शिष्य हैं, चौपट राजा, कुंजड़ीन, हलवाई, घासीराम, फरियादी, कल्लू बनिया, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया और कोतवाल। अंधेर नगरी नाटक की रचना बिहार के किसी नशेबाज निकम्मा रजवाड़े को आधार बनाकर की गई है। तो अंधेर नगरी नाटक को 6 अंकों में विभक्त किया गया है। प्रहसन शैली में लिखे गए इस नाटक में तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियों, मूर्खता और उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। तो ये इसके मुख्य पात्र हैं। तो इसका प्रथम अंक है बाह्य प्रांत। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, तो ये महंत जी कहते हैं। द्वितीय अंक है बाजार। जात ले जात टके शेर जात, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दे, वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके शेर, तो ये जात वाला जो कि ब्राह्मण है वह कहता है। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेरबाजी टके शेर खाजा, तो ये गोवर्धन दास कहता है। तृतीय अंक है जंगल। सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबू न कीजिए बास, तो ये महंत जी कहते हैं। चतुर्थ अंक है राजसभा। चुप रहो तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी न होगा, तो ये राजा कहता है फरियादी से। पंचम अंक है अरण्य। वेश्या जोरू एक समाना, अंधा दूध मचियो सब देसा, मानहू राजा रहत विदेशा, तो ये गोवर्धन दास कहता है। छठा अंक है शमशान। जहाँ न धर्म न बुद्धि न ही नीति न सुजान समाज, ते ऐसी आप हुई न से जैसे चौपट राज, तो ये महंत जी कहते हैं। तो भारतेंदु जी ने इस नाटक की रचना केवल एक ही रात में पूरी कर ली थी। अंधेर नगरी नाटक का राजा मूर्ख, विवेकहीन तथा अस्थिर प्रवृत्ति वाला है। वह नीति अनीति के भेद को नहीं समझता है। विरासत के धन का उपभोग, जनता का शोषण और अंधे की लकड़ी के समान सबको एक ही तरह हाँकने का प्रयत्न करता है। भारतेंदु ने इस नाटक में गद्य पद्य के मिश्रण से एक विशेष गति प्रदान की है। तो इसमें पहले अंक की शुरुआत होती है जहां महंत अपने दोनों चेलों के साथ दिखाई पड़ते हैं जो अपने शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास को पास के शहर में भिक्षा मांगने के लिए भेजते हैं। वो गोवर्धन दास को लोभ के बुरे परिणाम के प्रति सचेत करते हैं और दिखाते हैं कि लालच कैसा होता है। तभी दूसरा अंक शुरू होता है। तो दूसरे अंक में शहर के बाजार का दृश्य है जहां सब कुछ टके शेर में बिक रहा है। गोवर्धन दास बाजार की यह कैफियत देखकर आनंदित होता है और 7 पैसे में 2.5 शेर मिठाई लेकर अपने गुरु जी के पास लौट जाता है। तो इसके बाद तीसरा अंक शुरू होता है जहां महंत जी के पास दोनों शिष्य लौटते हैं। नारायण दास कुछ भी नहीं लाता जबकि गोवर्धन दास 2.5 शेर मिठाई लेकर आता है। महंत जी शहर में गुणी और अवगुणी को एक ही भाव मिलने की खबर सुनकर सचेत हो जाते हैं और अपने शिष्य को तुरंत ही शहर छोड़ने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबू न कीजिए बास। तो नारायण दास जो है वह उनकी बात मान लेता है जबकि गोवर्धन दास जो है वह अपने गुरु की बात नहीं मानता है और गोवर्धन दास सस्ते स्वादिष्ट भोजन के लालच में बही रह जाने का फैसला करता है। तभी चौथे अंक की शुरुआत होती है जहां
राजसभा से होती है, जहां राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित है। तो राजा के पास एक फरियादी आता है जिसकी बकरी कल्लू बनिया की दीवार गिरने से दबकर मर गई होती है। राजा अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए दीवार को गिरफ्तार करने का आदेश देता है, जो संभव नहीं था। अंत में राजा के पास उससे जुड़े बनिया, कारीगर, चूना बनाने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया और कोतवाल सभी को एक एक कर उपस्थित किया जाता है और सभी अपना दोष दूसरों के माथे मरते चले जाते हैं। मूर्ख राजा अंत में नगर कोतवाल को फांसी की सज़ा सुना देता है। तो यहाँ उससे आगे 5वें अंक की शुरुआत होती है, जहाँ गोवर्धन के गाते हुए आने से उसका शुरुआत होती है। तो गोवर्धन दास अंधेर नगरी में टके शेर के भाप से मिठाई खाकर मोटा हो गया होता है। गोवर्धन दास को 4 प्यादे पकड़कर राजा के पास फांसी देने के लिए ले जाते हैं। गोवर्धन दास के पूछने पर कि मेरी क्या गलती है, प्यादा कहता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, फांसी तो कोतवाल को होनी थी, किंतु फंदा जो है वो बड़े आकार का बन गया है, जबकि जो कोतवाल है वो एक दुबला पतला आदमी है और तुम मोटे हो, तो फंदा तुम्हारे गले में आ जाएगा, इसलिए तुम्हें फांसी होगी। तो यहाँ से 5वां अंक शुरू हो जाता है और 5वें अंक में गोवर्धन सिपाही के साथ जाता है, तभी वह अपने गुरु को याद करता है। और 6ठे अंक की शुरुआत शमशान से होती है, जहाँ गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश होता है, जो उसे फांसी देने हेतु शमशान ले जा रहे हैं। गुरु महंत जी भी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और एक चाल चलते हैं। वे नारायण दास के कानों में कुछ कहते हैं। उसके बाद गुरु चेला में फांसी पर चढ़ने के लिए होड़ होने लगती है। असल में गुरु जी का कहना था कि इस समय जो भी फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। तो यह बात जो है वो राजा सुन लेते हैं और मूर्ख राजा यह कहता है कि फांसी के फंदे पर पहुंच जाता है कि राजा के जीवित रहते हुए पहले फांसी कौन चढ़ सकता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं अंधेर नगरी के बारे में कुछ विद्वानों ने अपनी राय दी है। तो डॉक्टर शिव कुमार मिश्र भारतेंदु हिंदी के पहले रचनाकार विचारक हैं, जो मध्यकालीनता के बाड़े से हिंदी जाति की रचनाशीलता को निकालकर आधुनिक जीवन की दहलीज पर खड़ा करते हैं। एक लंबे समय से भीतरी तथा बाहरी दोनों स्तरों पर गुजरते हुए अपनी चेतना के साथ एक पूरे युग की चेतना को नया संस्कार देते हैं। और उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वे भारतेंदु जी सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। इससे एक और तो उनकी लेखनी से श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मर्मशी कवित सवैये निकलते थे, जो उनके जीवन काल में इधर उधर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ते थे। और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरे हुए उनके लेख और कविताएं, जो चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूंकती थी। और उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटकों से ही हुआ है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel.